हाय स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज आप नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस नए चैप्टर में ये विद्युत सर्किट के बारे में आपको कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मिलेगा, मतलब आपके सिलेबस में जितना है वो सब कुछ आपको तो मिलेगा, लेकिन सर्किट इतना ही नहीं है, बहुत सारे सर्किट होते हैं और वो आपको अगले चैप्टरों में जाके मिलेंगे, अगली क्लासों में जाके मिलेंगे, या तो बीटेक करेंगे तो और ज़्यादा मिलेंगे। सर्किट ही सर्किट, साइंस का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं उसमें सर्किट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बेटा आपके चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, और इस विद्युत परिपथ में पहले तो ये परिपथ होता क्या है? ऐसी युक्ति जिसमें अनेक प्रतिरोध लगे हों, अनेक संधारित्र लगे हों। अनेक का मतलब दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक प्रतिरोध लगा हो, एक या एक से अधिक संधारित्र लगा हो, एक या एक से अधिक और कोई कुछ भी लगा हो, और एक या एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगा हो, एक या एक से अधिक डायोड लगा हो, लॉजिक गेट लगे हों, आईसी लगी हों, वो सब विद्युत परिपथ ही होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? विद्युत परिपथ। लेकिन आप इतना बड़ा विद्युत परिपथ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ प्रतिरोधों से संबंधित विद्युत परिपथ पढ़ेंगे। बस प्रतिरोधों से मैंने आपको बताया, ऐसी युक्ति जिसमें प्रतिरोध लगे हों, संधारित्र लगे हों और ट्रांजिस्टर लगे हों, डायोड लगे हों, लॉजिक गेट लगे हों, आईसी लगी हों, वे सब विद्युत परिपथ होते हैं। मतलब इनमें से भी दो तीन लगे हों तब भी विद्युत परिपथ, दो लगे हों तो भी विद्युत परिपथ। तो बेटा ये विद्युत परिपथ, और हम आपकी क्लास में जो पढ़ा रहे हैं इस समय वो केवल प्रतिरोधों से संबंधित विद्युत परिपथ पढ़ा रहे हैं। किससे संबंधित है बेटा? परिपथों से संबंधित। अब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह पढ़ेंगे, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, उसे इस तरह से बताओ। विद्युत धारा पहले किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को किसी चालक में या परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक निश्चित समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक निश्चित समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से विद्युत धारा की परिभाषा बेटा। अब इसमें सबसे पहला जो एक नियम आता है, इसमें सबसे पहला जो नियम है ना, वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने ऊष्मा से संबंधित भी नियम दिया था, और किरचॉफ ने ही यहाँ पर किससे संबंधित नियम दिया है? विद्युत परिपथ से संबंधित। ये किरचॉफ के विद्युत परिपथ से संबंधित नियम है। एक किरचॉफ या किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे बेटा, उन्होंने विद्युत परिपथ से संबंधित एक सबसे सरलतम नियम दिया था। सबसे सरलतम, पता है जब हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हल करते हैं तो कई बार इतना जटिल कंडीशन आ जाती है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वहाँ पे सक्सेस नहीं होता। एक सीमा तक ही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम चलता है, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये किरचॉफ के नियम आते हैं। उसके बाद श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की स्थिति सरलता से सॉल्व न हो रही हो तो वहाँ पे किरचॉफ के नियम लगाए जाते हैं। और फिर आगे की क्लासों में जब आप पढ़ोगे ना, तो जहाँ किरचॉफ के नियम भी फेल हो जाते हैं वहाँ पर आगे और कुछ नियम आएंगे, सिद्धांत आएंगे, उनके आधार पर आप हल करेंगे। जहाँ परपथीय जाल, उन्हें परपथीय जाल कहते हैं, उन जालों को हल करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, स्टोक्स है ना, स्टोक्स थे, उन्होंने भी एक नियम दिया था, वो आगे पढ़ेंगे। कर्ल का नियम था, है ना, डाइवर्जेंस का भी नियम था, वो आप आगे की क्लासों में जाके पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित पढ़ा रहा हूँ, जो सिंपल है किरचॉफ के नियम। पहला जो नियम दिया था, प्रथम नियम,
ध्यान रखना इसका ये प्रथम नियम फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं फर्स्ट लॉ, या इसे संधि नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ, संधि नियम भी कहते हैं। यानी फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम कहे तो प्रथम नियम ये फिक्स्ड है, हम ऐसा नहीं कह सकते किरचॉफ के एक नियम को लिखिए, यदि प्रथम नियम है तो प्रथम ही है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम द्वितीय कर दें, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ या इसे संधि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी हिंदी क्या है? संधि नियम। मैं आपको समझाता हूं, पहले इस नियम से पहले एक बात बताता हूं। बेटा ये एक संधि है, संधि मतलब जंक्शन। जंक्शन मीन्स होता है एक चौराहा, एक चौराहे पर, चौराहे का मतलब होता है कि उस जगह पर बहुत जो चारों ओर से चौपड़ का मतलब होता है चारों ओर से रास्ते मिलते हों एक स्थान पर, चारों ओर से एक स्थान पर रास्ते मिलते हों, उसे चौपड़ या संधि कहते हैं, चौपड़ या संधि, है ना। तो जंक्शन कहते हैं उसे। अब बेटा यहाँ पे ये एक चौपड़ है, संधि है, इस जगह पे देखना एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, इस तरह से अनेक रास्ते हैं। आपको पता है रेलवे जंक्शन, उसे जंक्शन कहते हैं और एक स्टेशन ही कहते हैं। जंक्शन में और स्टेशन में फर्क क्या है? जंक्शन वो होता है जिस पर अनेक ओर से ट्रेनें आती हों और अनेक ओर जाती हों, और स्टेशन वो होता है जहाँ पर एक ओर से आ रही, मतलब एक ही पटरी हो, एक पटरी में मतलब दो लाइनें होती हैं, मतलब एक ही पटरी हो, उसी पे आए और उसी पर जाए, वो स्टेशन जहाँ पे ट्रेनें रुकती हों, मतलब आए और जाए और स्टेशन और उस पर ट्रेनें रुकती भी हों, वो स्टेशन। लेकिन जंक्शन अनेक ओर से ट्रेनें आ रही हों, अनेक ओर से ट्रेनें जा रही हों और उस पर रुकती भी हों, वो उसे जंक्शन कहते हैं। ऐसे बेटा जी बताओ, ये देखना अनेक ओर से विद्युत लाइनें आ रही हैं, अनेक ओर मतलब कुछ ओर से आ रही हैं और कुछ ओर चली जाएंगी। देखना यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2, इधर से I3 जा रहा है, इधर I4 और इधर I5, ऐसे मैंने अपनी ओर से मान लिया। बताओ बेटा इसका मतलब क्या है? भाई ऐसा है कि मतलब 5 नाली हैं, 3 नालियों से पानी आ रहा है एक जगह पे, 2 नालियों से वो पानी जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नेट पानी कितना है उस जगह पे? शून्य, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही वहां से जा रहा है, इसका मतलब उस जगह पे नेट पानी कितना हो गया? शून्य हो गया। ऐसे बेटा बताओ इस पर नेट धारा कितनी होगी? शून्य। इसका मतलब नेट धारा, कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं चली जाएंगी, मतलब जितनी आ रही हैं उतनी ही चली जाएंगी, चाहे रास्ते वो कितने भी हों, जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं चली जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि इस संधि पर कुल धाराएं कितनी है? बताओ बेटा, नेट धारा शून्य है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या देखो सिंपल सा लिखता हूं मैं इसको, तो इस नियम के अनुसार बेटा देखो इसमें क्या है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग नियत होता है। समस्त धाराओं, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बताओ बेटा क्या है? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। कोई संधि है, देखना बेटा ये संधि है, ये क्षेत्र भी है, ध्यान रखना। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अब शून्य होता है तो इसे कैसे लिखेंगे? माना कि इस संधि पर कुल धाराएं कितनी, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं यहां पे, माना कि संधि पर
एक संधि पर I1, I2 और I5 धाराएं आ रही हैं और इस संधि से कितनी धाराएं जा रही हैं? I3 और I4 धाराएं जा रही हैं। माना कि एक संधि पर I1, I2, I5 धाराएं आ रही हैं और I3 और I4 धाराएं बाहर जा रही हैं, तब इस संधि पर I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I5 I4 प्लस I5 बराबर 0। देखो बेटा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5, ये धाराएं तो इस तरह से बीजगणितीय योग क्या हो गया? शून्य हो गया। अब इस जगह पे बीजगणितीय योग शून्य है तो कैसे लिखें? यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर कितना? I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब है किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली कुल धाराएं जाने वाली कुल धाराओं के बराबर होती है। किसी संधि पर आने वाली कुल धाराएं जाने वाली कुल धाराओं के बराबर होती हैं। ऐसे इस तरह से बताना बेटा, किसी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। समझ में आया? पहला नियम है। बताओ बेटा क्या है? एक बार रिपीट कर रहे हैं इसे। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर बताना बेटा, इसमें आपको I1, I2, I5 धाराएं आ रही हैं और I3, I4 धाराएं संधि से बाहर जा रही हैं, तब आने वाली धाराएं, तब लिख देंगे ये I1 प्लस I2 माइनस प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। बेटा इसको कैसे लिखा है आपने? I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3 प्लस I4। आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सरल है या नहीं है? बिल्कुल सरल सा है। फिर देखो बेटा आगे, ये सेकंड नियम है ना, ये कठिन है, ये ज़्यादा डेंजरस है, इसका उपयोग ही ज़्यादा होता है, इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। मैं आपको एक चित्र बना रहा हूँ पहले और उसको देखिए बेटा। एक तो संधि, परिपथों में क्या होती है? संधि, और एक होता है बंद पास, क्लोज मैश, बंद पास, पास को मैश कहते हैं, MEESH। बेटा मैश, क्लोज मैश, इसे एक और बंद लूप भी कहते हैं। दूसरा नियम बेटा, इसका एक तो नाम ये है, दूसरा इसका नाम है ना लूप, तीसरा नाम है इसका, और है चौथा नाम मैश लॉ, क्लोज मैश। इस तरह से बताओ बेटा, दूसरा नियम या लूप का नियम या वोल्टेज का नियम या मैश का नियम, इस तरह से इसके नियम हैं। कोई सा नियम आप किसी भी रूप में पूछा जाता है आप बताएंगे। वोल्टता नियम, लूप का नियम, बंद पास का नियम और किसका? द्वितीय नियम। इसमें एक सर्किट है, ध्यान से देखो, एक परिपथ है ये, और परिपथ में दो सेल लगाए हैं। यहाँ पे एक सेल ये लग रहा है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लग रहा है, ये सेल है प्लस, और इसका विद्युत भागबल E1। एक दूसरा है, ये दूसरा परिपथ लग रहा है, सेल भी लग रहा है और प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध ये R1 है
इसका प्रतिरोध R2 है। दोनों सेल कौन से क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में कि समांतर में, समांतर में, दोनों के सिरे एक ही ओर है। फिर बेटा देखो यहां पे ये दोनों सेल है ना एक परपथ से जुड़े, ये एक परपथ से जुड़े, परपथ है यहां पे कैपिटल R, इसे R3 मान लो। इस सेल से बेटा कितनी धारा बह रही होगी, I1, इस सेल से कितनी धारा, I2, इन दोनों से कितनी धारा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और ये धारा है ना इस तरह से, इस तरह से इसमें धारा बह रही है। बेटा अब देखो दोबारा से, इसमें दो बंद पास हैं, क्लोज मैश हैं, दो बंद पास हैं। कौन कौन से, आप इनके नाम दे दो, A, B, C और जी D, E, F। ये ABCDEF है। अब बंद पास कितना है, एक बंद पास ये, दूसरा बंद पास ये। इसमें धारा देखो ऐसे घूमी है और इसमें धारा ऐसे घूमी है। देखो ये धारा इससे इधर से घूम के यहाँ आ रही है, ऐसे यहाँ से घूम के इधर आ रही है। ऐसे बेटा देखना यहाँ पे ऐसे घूमी है, इसमें जो घूमी है इस तरह से बेटा इसमें। अब देखो ध्यान से, ये है क्या नियम, जो धारा I1 है ना, यहां से देखो यहाँ होके I1 ही आएगी, इसमें कितनी आएगी I1, और इसमें भी कितनी आएगी I2, ऐसे ऐसे धारा आएगी। बेटा देखो ये नियम है, इस नियम के अनुसार किसी परपथ में, किसी बंद पास में, किसी परपथ में, किसी बंद पास में मिलने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखना बेटा एक बार फिर, इस परपथ में कितनी धाराएं बह रही हैं, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैं लिख दूं जिससे कि आप समझ पाएंगे, मैं नहीं लिखूं तो कम समझ में आएगा और लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो बेटा क्या है, किसी परपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बेटा देखना आप चित्र में बंद पास, ये बंद पास है। बंद पास कौन सा है, A, B, E, F, A में, एक में कौन सा बंद पास, बंद पास A, B, E, F, A में। कौन से बंद पास में बेटा देखो, A, B, E, F, A, ये बंद पास एक है। जो दूसरा बंद पास है यहाँ पे, कितने बंद पास है बेटा बताओ इसमें, दो। एक बंद पास कौन सा, A, B, E, F, A में, इसमें। एक बंद पास B, C, D, E, B में। अभी काम करेंगे, पहले इतने में देखो बेटा, धारा देखना उसमें बंद पास में I1
और I1 जिसमें बह रही है उस प्रतिरोध का मान कितना है? संगत प्रतिरोध R1। I1 R1, उसी बंद पास में और धारा ढूंढो I2, और उसके संगत प्रतिरोध, इसके संगत प्रतिरोध R2। बताओ बेटा ये समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? आपको समांतर क्रम में लग रहा है, देखो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में, तो इसका मतलब माइनस चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस। बराबर, फिर लिखा है गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग हो गया, माइनस चिन्ह लग गया। सेलों के विद्युत वाहक बल, अब इस बंद पास में कितने सेल लग रहे हैं देखना, ये बंद पास है, इस बंद पास में कितने सेल काम कर रहे हैं? एक तो ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, एक ये और एक ये, दोनों सेल काम कर रहे हैं। जब ये दोनों सेल काम कर रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे? E1 माइनस E2। अब ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि समांतर क्रम है। माइनस क्यों लगाया? समांतर क्रम में। आप देखो इस तरह से उंगली, इसमें उंगली चलानी है आपको, ऐसे घुमाओ, देखना ये यदि आपको धारा या सेल उल्टी ओर से मालूम पड़ जाए तो माइनस चिन्ह लगा दियो। देखते हैं अब उंगली घुमा के, I1, अब इसमें I2 आ गया, इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में माइनस चिन्ह आ गया। विपरीत दिशा में मालूम पड़ जाए तो आपको माइनस चिन्ह लगाना है ना। देखो आ गया विपरीत, सेल देखना अब उसके विपरीत आ गया, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया है। और कोई होता तो ऐसे करके माइनस चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो बराबर कितना लगाऊं बताओ? माइनस चिन्ह। बेटा एक बात बताओ तुम, इसे क्या कहते हैं? B बराबर IR, इसे क्या कहते हैं हम? V2 बराबर E1 माइनस E2। ये क्या मालूम पड़ रहा है आपको? बताओ बेटा यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, अतः किसी बंद पास में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बताओ बेटा आया समझ में? देखना एक बार फिर यहाँ पे आप कैसे घूमे थे, इस तरह से I1 R1, फिर I2 R2 माइनस, देखो विपरीत चिन्ह आ रहा है, देखो धारा और ये विपरीत हो गए। जो विपरीत हो जाए तो माइनस चिन्ह लगाना है ना आपको, विपरीत हो गया तो माइनस लगाया था। ऐसे सेलों में देख लो, सेल का ये धन सिरा है, अब धन नहीं आना चाहिए, ऋण आना चाहिए, ये धन ही आ रहा है तो इसका मतलब माइनस चिन्ह लगाना है। अब देखो बेटा आगे, ये बंद पास कौन से में था? ABFA में। अब मैं नीचे वाले बंद पास में देख रहा हूं, मैं इससे हटा रहा हूं। हाँ बेटा देखो, अब इसमें आप बताएंगे दूसरे बंद पास B C D E B में, ऐसे। बताओ बेटा क्या है जी नियम? किसी परिपथ में, किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं, बेटा देखना इसमें ये ऐसे धारा किधर जा रही है? नीचे की ओर। धाराओं, धारा कौन कौन सी है? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। इसके संगत प्रतिरोध कितना है? R3। भाई ये धारा I1 और I2 कौन से प्रतिरोध में बह रही है? R3 में बह रही है, R3 हो गया। अब मुझे प्लस लगाना चाहिए कि माइनस? देखो अब उंगली घुमाओ ऐसे, बताना ये समान दिशाएं के विपरीत आई है, समान। देखो आपके उंगली के विपरीत हो जाए, समान ही है तो प्लस लगाना है, प्लस I2 R2। माइनस नहीं आया यहाँ पे, ध्यान रखना, वही दिशा है इसलिए प्लस लगाया है मैंने। फिर बताओ बेटा यहाँ पे आगे बराबर, इसमें कितने सेल लग रहे हैं देखना। इसमें मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, आपको देखो
इस बंद पास में कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। तो इसका विद्युत वाहक बल E2 है। अब दूसरा है ही नहीं, जे भी ना होता तो 0 लिखते, ये भी ना होता तो क्या लिखते? 0 लिखते, लेकिन ये है तो E2 लिख रहे हैं हम, तो E2 है। बताओ बेटा इसको क्या कहेंगे हम? बोल्टता B3 प्लस B2 बराबर E2। अतः किसी बंद पास में बोल्टताओं का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक सवाल लेते हैं अब इस पे, तब देखते हैं। 1-2 सवाल करवा रहे हैं और आप देखिएगा। 5 मिनट का एक सवाल है, 5-6 मिनट का, उसको ध्यान से देखिए बेटा। और ये बताना है हमें, हम समांतर और श्रेणी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस तरह से एक चित्र है और इस चित्र में कहता है कि प्रत्येक यानी एक घन है। ये चित्र नहीं दे रखा होगा पेपर में, ये 2017 या 18 में पूछा गया है और उसमें ये चित्र नहीं दे रखा था और स्टूडेंट्स ने सवाल ही देखा था। ये आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए बेटा। ये सवाल है और इस सवाल में कह रहा है कि एक घन की 12 भुजाओं में 1-1 ओम के 12 प्रतिरोध लगे हैं। 12 भुजाओं में 1-1 ओम के 12 प्रतिरोध लगे हैं। 10 वोल्ट का सेल विकर्ण के अनुदिश लगा है। 12 वोल्ट का मान लो, ये 10 वोल्ट का सेल है। मैंने यहाँ 10 का लिखा है और 12 प्रतिरोध है। प्रतिरोध प्रत्येक 1 ओम का है। क्वेश्चन है ये, 12 प्रतिरोध हैं, प्रत्येक 1 ओम का है और ये कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, कुल धारा ज्ञात कीजिए I बराबर, और प्रत्येक में धारा, और पूछ रहा है प्रतिरोध R, कुल प्रतिरोध R पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? कुल प्रतिरोध R पूछ रहा है। पता बेटा कितने क्वेश्चन है आपके? 3 क्वेश्चन है, धारा और प्रतिरोध और यानी तुल्य प्रतिरोध, और पूछ रहा है इसमें प्रत्येक में धारा। आप कैसे हल करेंगे? अब तुम कितना भी जोर लगा लो, समांतर श्रेणी तुम्हें पता ही नहीं पड़ पाएगा कि कैसे समांतर, कहाँ पे समांतर जोड़ें, कहाँ पे श्रेणी जोड़ें, क्योंकि धारा हर जगह पे बट रही है तो समांतर हो गया। लेकिन अगली दूसरे प्रतिरोध में देखते हैं वहाँ पे भी बट रही है, अगले में देखते हैं तो वहाँ पे भी बट रही है। देखो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी बट रही है, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे भी बट रही है, यहाँ पे भी बट रही है, यहाँ देखते हैं तो इधर बट रही है, इधर नहीं पता पड़ पा रहा कि कब कहाँ समांतर है, कहाँ श्रेणी है। इसलिए किरचॉफ का नियम लगाना है आपको और सरलता से आप हल कर सकते हैं। देखो बेटा इसमें ऐसा करो, इसको समान ओम है ना, समान प्रतिरोध है, तो इसका मतलब इसे स्मॉल आर, प्रत्येक को स्मॉल आर मान लो। आपने प्रत्येक को कितना मान लिया? स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मान कितना है? 1 ओम है। 12 हो गए, देखो 12 भुजाएं। अब सवाल हल हो सकता है। ऐसा करो कि इसको मान लो आप कि इसमें से 3I धारा बह रही है, 3I से भी हो जाएगा, पर अभी 3I से मान लो आप। कुल धारा कितनी है बताओ बेटा? 3I। यहाँ जाके कितनी हो गई? यहाँ पे जाके कितनी हो गई? यहाँ पे 3, और यानी 3I है तो इधर I हो जाएगा, इधर I हो जाएगा, इधर भी I हो जाएगा। कुल मिला के कितनी हो गई? 3I। बताओ बेटा समझ में आया? मैंने 3I क्यों माना था? इसलिए माना था। यदि I मान लेते आप तो, यदि आप I मानते तो यहाँ पे लिखते I/3, तब भी हो जाता। जी कितना माना है आपने? आप 3I, तो I हो गया। अब बताओ बेटा यहाँ से हो कि ये धारा है ना, इधर जा रही है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? I/2, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? I/2। ये बट गई धारा। बताओ बेटा फिर ये I/2 है, ऐसे यहाँ से I/2 इधर आ रही होगी, I/2,
और ऊपर भी I/2 जा रही होगी। अब देखना इसमें इस जगह से कितनी धारा आ रही है यहाँ पे I/2, इससे कितनी धारा आ रही है I/2, तो कुल धारा कितनी हो गई यहाँ पे I। यहाँ से कितनी धारा जा रही है इधर I, यहाँ पे I/2, लेकिन I/2 यहाँ पे पहुंची और यहाँ से भी I/2 यहाँ पे पहुंची, तो कुल धारा कितनी हो गई I/2 प्लस I/2 बराबर I। ऐसे बेटा इसके नाम रख दो A B C D E F G H, अपनी ओर से मान रख दिए। बस में तो सिंपल सा तरीका, मुझे ज़रूरत ही नहीं है फालतू की फफूंद की। देखो बंद पास A B C D E जरा E A में, ये बंद पास लिया बेटा मैंने, बंद पास कौन सा है देखो A B C D E A, जहां से गए वहीं आ गए, क्लोज लूप बन गया। इसमें बताओ क्या बेटा, उंगली घुमानी है ना, IR धारा गुणा प्रतिरोध गुणनफल, अब भी प्लस I/2 R प्लस ये देखो IR बराबर, प्रतिरोध का काम खत्म हो गया। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा 10। बेटा इससे हल करना कितना हो गया 2 IR प्लस IR प्लस 2 IR बट्टे कितना 2 बराबर 10। देखो कितने हो गया 5 IR बराबर 20। बेटा R का मान कितना है स्मॉल r बराबर, बट R इज इक्वल टू 1 ओम, तो 5 इंटू I इंटू 1 इज इक्वल टू 20। I बराबर बेटा कितना हो गया 20/5, I बराबर 4। ये कुल धारा नहीं है, कुल धारा तो 3I है, तो कुल धारा I बराबर 3I, 12 एम्पियर कुल धारा तो निकल आई। एक आंसर हो गया बेटा आपका, कुल धारा 12 एम्पियर। अब बेटा देखना है यहाँ पे जो कुल धारा है, अब आपको क्या निकालना है प्रत्येक में धारा। तो प्रत्येक में धारा कुछ प्रतिरोधों में कितनी, कुछ प्रतिरोधों में 4 एम्पियर की। बताओ बेटा इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें आई है, तो कितने एम्पियर हो गया 4 एम्पियर। अन्य कुछ प्रतिरोध में I/2 बराबर 4/2 बराबर कितने 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अभी बेटा क्या रहेगा बताओ प्रतिरोध, अभी प्रतिरोध निकालना है ना, तो B बराबर कितना होता है IR, B बराबर IR, E बराबर यहां देख लो E बराबर IR। I यहां पे कुल धारा है और कुल धारा हमने कितनी मानी है 3I। बेटा देखो मान लगा दो, ये कितना है 10 और 3 इंटू I का मान कितना आया था 4R। बताओ बेटा R बराबर कितना हो गया 10/8, 10/4 12 बराबर 5/6 ओम। ये आंसर आ गया कुल। अब लगा तो नहीं श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इस तरह से ये सवाल हल होता है। किरचॉफ का नियम लगा के मैंने आपको समझाने का प्रयत्न करा है, आपको ध्यान रखना है और 2-3 बार इसको रिपीट कर करके देखना, आपको समझ में आएगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर। अगले वीडियो में अब आपको
व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाएंगे। तब तक इस वीडियो को पढ़ना आप